बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, अच्छी नहीं हुई तो अच्छी सी चाय का कप पिए, आपकी सुबह अच्छी हो जाएगी। सुबह सुबह अच्छी चाय मैं हमेशा कहती हूँ कि मूड भी अच्छा करती है और आपका दिन भी अच्छा करती है। आज मुझे बोलने में थोड़ा सा मसला है क्योंकि आज मेरे ज़रा विजडम टूथ के कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो अगर मैं कुछ ऐसे फंबल कर लूँ या कुछ ऐसे तो पहले से ही मैं माजरत कर रही हूँ क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है सुबह सुबह आना और बोलना। लेकिन जनाब, चूँकि आपको पता है बड़ी हैपनिंग्स चल रही हैं इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर। कल बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला आया और इस फैसले के ऊपर तफसीली फैसला आया। इनफैक्ट अभी तक मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, ताहम गुज़िश्ता रोज़ इसका जो तफसीली फैसला है वो भी जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, मगर फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों की जो हकदार भी है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। तफसीली फैसले में इन दो जजेस के कंडक्ट पर भी सवाल उठाया गया है जिन्होंने अक़लियती फैसला तहरीर किया था। फैसले में कहा गया है कि दो जजेस ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। साथ ही जजेस के बारे में इस तरह से राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है क्योंकि हुकूमत पहले ही इलेक्शन एक्ट का सहारा लेते हुए पार्लियामेंट से पीटीआई का वजूद खत्म कर चुकी है और पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ISI के नए DG तैनात हुए कल और 30 सितंबर को जी वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे और ओवरऑल तहरीक इंसाफ के हवाले से और जाहिर है जो कल ये तफसीली फैसला जारी किया गया इस पे भी राय लेंगे। उमर दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी इर्मिला, ठीक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। इट्स ग्रेट ऑनर फ्रॉम मी। और गुड मॉर्निंग, आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग हो। आप सारे पाकिस्तान को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहती हैं। और अभी जैसे कि आप कह रही थी कि अच्छी सुबह का आगाज़ एक अच्छी चाय पीने से होता है, तो 2 कप अभी तक मैं पी चुका हूं। आई होप कि फिर उस 2 कप से आपकी सुबह अच्छी हो गई होगी। जाहिर है कुछ हैपनिंग्स जो हम पॉलिटिकल सिनेरियो पे उमर साहब देख रहे हैं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला और तफसीली फैसला आया। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के नज़दीक इस फैसले के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ का तो इर्मिला पहले दिन से ये मौक़िफ़ है। ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं। और आपको याद होगा कि ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है ये पहली मरतबा गालिबन 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस की अक्सरियत ने ये फैसला दिया था। और उन्होंने बाकायदा कहा कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर इंतखाबात में एग्जिस्ट करती थी, करती है और पार्टी के तौर पर ही करती रहेगी। और फिर बैरिस्टर गोहर जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन भी तस्लीम किया और इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ये हदायत की। लेकिन उसके बावजूद बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लेता है कि जी इस फैसले में कुछ अबहाम है। और गालिबन 14 सितंबर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन का वो अबहाम दूर करते हुए फिर से एक मुख्तसर फैसला जारी करती है कि तहरीक इंसाफ ही की ये मखसूस नशिस्तें हैं और उन्हीं को ये नशिस्तें जो हैं वो बाकायदा अलाट की जाए। और अब 2 रोज़ कबल इसका बाकायदा जो है वो एक तफसीली फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है वो आ गया। ठीक हो गया, तफसीली फैसला आ गया।
अच्छा, इस फैसले के अंदर जी 2 जजेस के कंडक्ट पर भी सवाल उठाया गया है कि जिन्होंने अक़लियती फैसला तहरीर भी किया था, और ये कहा गया है कि जिस अंदाज में एक सीरियती फैसले पर इख्तलाफ किया गया वो अदालत की या सुप्रीम कोर्ट की साख को भी मुतासिर कर रहा है। क्या आप भी समझते हैं कि जो इख्तलाफ या जिस तरह से उन 2 जजेस ने बाकी जो मेंबर्स हैं या बाकी जो उस फैसले का हिस्सा जजेस हैं उस पर एतराज़ात उठाए हैं वो जस्टिफाइड नहीं है? देखिए इरमला, यकीनी तौर पर अगर ये बात तफसीली फैसले में आई है, जो कि तफसीली फैसला एक जजिस की अक्सरियत ने लिखा है, न सिर्फ उन्होंने ये लिखा है इनके कंडक्ट के बारे में, बल्कि उन्होंने कहा कि इन 2 जजेस के जो इख्तलाफी नोट है उसमें तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इनकरेज किया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अक्सरीती जजेस के फैसले को ना माने। मतलब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से बल्कि जो है वो उकसाया है। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तफसीली फैसले में कहा गया है कि इन 2 जजेस के कंडक्ट के खिलाफ बाकायदा एक कमीशन बना के इंक्वायरी भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसमें यह भी लिखा है कि इख्तिलाफी नोट लिखना इन जजेस का हक था, ये जरूर लिखते, लेकिन ये तो इन्होंने बाकायदा एक जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के ऊपर एक हमला कर दिया, ना कि एक इख्तिलाफी नोट लिखा है। अच्छा उमर साहब, अभी आप जिस तरह से बात करें, लेकिन अब अदलिया या अदालतें वो एक सिस्टम है जो मुल्क के अंदर एक बैलेंस, एक इंसाफ का सिनेरियो बना के रखती हैं। अब इस तरह के इम्पॉर्टेंट केस के ऊपर जब फैसला आया और जिस तरह से जजेस के दरमियान में जो इख्तलाफ है वो सबके सामने आया, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हम इस तरह से मामले देखते हैं कि जजेस का आपस में किसी भी तरह का इख्तलाफ एक पूरे इदारे को, एक पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं डूबियस करने में लोग एतराज़ात करते हैं। फिर उस पर इख्तलाफ अगर है भी तो इस तरह से ओपन इख्तलाफ आपको लगता है कि फिर जो जाहिर है पहले ही अदालती मामलात में बहुत सारे भाम क्रिएट हो जाते हैं, इससे मजीद होंगे? देखें इरमला, पहले तो हमने ये देखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, मनसब है, और वहाँ जितने भी ये जजेस जो हैं वो तशरीफ फरमाए, उनके अब बुनियादी फ्राइज के हैं। उनका फर्ज तो यही है ना कि उन्होंने अवाम को, लोगों को इंसाफ फराहम करना है, और अगर कोई इंसाफ फराहम करने की बजाय उस मनसब के ऊपर बैठकर खुल्लम खुल्ला बेइंसाफी करने लगे तो फिर तो वहां ऐसे सिचुएशन, सूरत हाल पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं कि अगर ये जो 2 जजेस हैं, अगर जिस तरह के ये अभी जो तफसीली फैसला आया है उसमें बाकायदा लिखा गया है, इख्तलाफी नोट का बाकायदा हक रखते हैं जजेस लिखने का, लेकिन ये तो इख्तलाफी नोट ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट नहीं बल्कि हमारे फैसले के ऊपर हमलावर हो गए हों। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस खुद अपने तफसीली फैसले में लिख रहे हैं, ये कुछ तरीके इंसाफ नहीं कह रही। अच्छा, अब वजीरे कानून साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की कानून साजी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है, क्योंकि हुकूमत जी उनके मुताबिक पहले इलेक्शन एक्ट का सहारा लेते हुए तहरीक इंसाफ का जो वजूद है वो ख़त्म कर चुकी है। क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, पहले तो मैं आपको अर्ज करूं इरमला के ये जो अभी वजीरे को कानून मौसूफ बयान फरमा रहे हैं, ये जो एक्ट आ रहे हैं इसकी बेनिफिशियरी बुनियादी तौर पर हुकूमत है, हुकूमत खुद बनना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि जो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है वो तो आप एक्ट पार्लियामेंट में नहीं बना सकते कि जो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, और आइन की जो इंटरप्रिटेशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। और इस तफसीली फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया है उसमें जो सबसे पहला उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने में 8 फरवरी का मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है।
इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और ये उसकी जिम्मेदारी बनती है आईनी तौर पर कि वो मुल्क में एक साफ शफाफ इंतखाबात करवाता, जबकि उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन खुद तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक पार्टी के तौर पर, एक फरीक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में आके पेश हो रहा है। अच्छा उमर डार साहब, वैसे तो ये फैसला अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है, चाहे वो आज़म नदीर तारड़ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, राना सनाउल्लाह को भी मैं कल किसी टीवी चैनल पे सुन भी रही थी, उन्होंने कहा जी कि कहीं नहीं लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो आइन होगा। मैं तो राना सनाउल्लाह साहब की अकल के सदके जाऊं, मैं राना सनाउल्लाह साहब की अकल के वारी जाऊं। वो खुद भी इसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, वो ला के एक तालिब इल्म कह लें, रहनुमा कह लें, लेकिन उनके मुंह से सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी बात बिल्कुल भी जेब नहीं देती, बिल्कुल जेब नहीं देती राना सनाउल्लाह साहब को कि वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी राय पेश करें। अच्छा जी उमर डार साहब, आप तहरीक इंसाफ के हवाले से, अब जरा ये तो फैसले पे हमने डिस्कशन कर ली, जलसा हो गया जी लाहौर का, आपको वो जलसा कैसा लगा? अपना ही, क्योंकि आप लोगों को बड़ा, आपके मुताबिक बड़ा टाइम बाउंड भी किया गया था, आप लोगों के लिए हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा थी, 2 से 6 बजे का टाइम था, फिर आपके जो कारकुनान हैं उनको आने में भी मुश्किलात रहीं तहरीक इंसाफ ने मौके, जबकि हुकूमत कह रही है कि जी हमने कोई रुकावटें नहीं रखी थी, हमने जलसे का टाइम दिया और जो लोग इकट्ठे नहीं कर पाए आप लोग, ऐसा ही हुआ? इरमला, पहली तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि सारा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा मीनारे पाकिस्तान में हम करना चाहते थे, ये हमारा मुतालबा था, और हुकूमत ने हमें मीनारे पाकिस्तान की बजाय एक रात पहले गलबन 12 साढ़े 12 बजे रात को जो लाहौर का आखिरी स्टॉप है गजूमता, उससे भी को 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर एक जगह दी, एक चटियल मैदान आप कह ले, वो उन्होंने हमें अलाट कर दिया लाहौर से 15-20 किलोमीटर दूर। और फिर जलसा वाले दिन जिस कदर उन्होंने रुकावटें खड़ी की, मैं आपको बताऊं, जो मुश्किलात इन्होंने रास्ते में पैदा की जलसागाह में आने वालों के लिए, यकीन जाने मैं समझता हूं कि जलसागाह में पहुंचने वाला हर फर्द ऐसे ही वहां पहुंचा है जैसे कोई सुई के नक्के से गुजरकर जलसागाह में पहुंचा हो। और फिर जब रात जलसागाह में हमारा सामान देखें, अगर आपने हमें जलसागाह में, एक तो वो जलसागाह ना दी जहां हम जलसा करना चाहते थे, फिर आपने हमें लाहौर से बाहर जगह दे दी, वो भी रात 12:30 बजे, फिर आप ना हमारी वहां कुर्सियां जाने देते हैं, ना स्टेज बनाने के लिए कंटेनर्स जाने देते हैं, ना आप हमारा साउंड सिस्टम जाने देते हैं, और ये तमाम चीजें आप अपनी तहवील में ले लेते हैं। यानी हमें जलसागाह को आरास्ता करने का भी जो सामान होता है जरूरी, जो लाइट्स थी, जो स्टेज का सामान था, जो कुर्सियां थी, ये सुबह तक तो सारा कुछ पुलिस की तहवील में था। आपने देखा कि वहां कोई हम स्टेज नहीं बना सके, प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी, प्रॉपर चेयर्स का वहां इंतजाम नहीं था, और उसकी वजह ये थी कि ये सारी चीजें हुकूमत ने अपनी तहवील में ली हुई थी। लेकिन उसके बावजूद जितनी मुश्किलात इन्होंने खड़ी की, जितनी रुकावटें इन्होंने डाली, और जितने भी लोग उस जलसे में आए, मैं इरमला आपको बताऊं, ये बात अब रोजे रोशन की तरह वाजे है। इमरान खान साहब का जलसा काले पानी में रख दें, पाकिस्तान की अवाम काला पानी में पहुंच जाएगी। जंगल में रख दें, रेगिस्तान में रख दें, चटियल मैदानों पहाड़ों में रख दें, इमरान खान के जलसे में अवाम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाएगी। ये अवाम ने संगजानी, जिसका जलसा इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर बाहर पहाड़ों और जंगलों में रखा था, वहां पहुंचकर साबित किया है। और अब लाहौर के जलसे में जिस तरह अवाम 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल रुकावटें अबूर करते हुए पहुंची, और जलसे का टाइम देखें, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई जलसा नहीं हुआ होगा। इतनी गर्मी में जब सूरज
पूरा अपने सवानेजे के ऊपर था और उस चटियल मैदान में कोई सायादार जगह भी नहीं थी। कई लोग वहां बेहोश हुए, मैं आपको बताऊं, उस सफोकेशन और उस गर्मी की वजह से। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद वहां अवाम की पहुंची। वहां तो अगर कमी थी तो एक मीनार की कमी थी। अगर हमें कोई रेडीमेड मीनार मिल जाता और हम उसे वहां लगा देते तो यकीन जाने कि ये ऐसे ही था जैसे मीनारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। जबरदस्त। यानी आप सेटिस्फाई हैं कि लोग आए हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब भी आ रहे थे, उन्होंने खिताब भी करना था। उससे पहले हुकूमत कहे जा रही थी जी कि माफ़ी मांगेंगे, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने वीडियो मैसेज में कहा कि क्यों माफ़ी मांगूं, किस बात की माफ़ी मांगूं, और फिर उनका खिताब भी नहीं हो पाया। ज़ाहिर है जब तक वो पहुँचे अपने कारकुनान के साथ तब तक जलसे का वक्त ख़त्म हो गया था। कहने वाले ये कह रहे उमर डार साहब के हो सकता है ऑन पर्पज़ अली अमीन गंडापुर साहब को खिताब ना करने दिया गया हो, क्योंकि पहले ही मामलात बड़े ट्रिगर हुए थे जो लास्ट टाइम उन्होंने एक धुआंधार खिताब किया था। नहीं उर्मिला, पहले तो मैं आपको एक अर्ज करूं जी कि हुकूमत ने जो सबसे मैं समझता हूं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, एक मुजरमाना गफलत की जो मुर्तकिब हुई हुकूमत इस जलसे में, वो था जब ये जोर जबरदस्ती इन्होंने कंटेनर के ऊपर चढ़ के वहां लाइट्स का स्विच ऑफ कर दिया, तारें खींच दी। वहां हजारों की तादाद में फैमिलीज और लोग थे और इन्होंने उन सब की जानों को दाव के ऊपर लगा दिया। वहां अंधेरा हो गया, वहां जिस तरह से लोग जख्मी हुए, गिरे, वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये इंतहाई हुकूमत का एक मुजरमाना फेल मैं इसे समझता हूं कि एक ऐसे इलाके में, एक ऐसी जगह पर जहां हजारों लाखों का इज्तिमा है, वहां की तमाम लाइट्स, जहां फैमिलीज हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उन्होंने अंधेरे में उस सारे इलाके को जो है वो डबो दिया। बहुत सारी खवातीन, बच्चे, लोग वहां बेचारे जख्मी हुए हैं। मैं आपको बताऊं, ये तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि कोई जानी नुकसान नहीं हो गया। दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर साहब रास्ते में जिस तरह वो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, रुकावटों को अबूर करते हुए आ रहे थे। जब वो जलसा का पहुंचे तो मैंने आपको बताया उनके पहुंचने से कबल ही हुकूमत जो है वहां स्ट्रीट लाइटें और वो जो लाइट्स थी, जिस तरह उन्होंने जोर जबरदस्ती की और उसको बंद किया, इंतहाई मैं समझता हूं ये एक जुल्म और मजीद ज्यादती हुकूमत ने की। ठीक है, आगे अब अली अमीन गंडापुर साहब ने मियांवाली में जलसे को कहा है, जबकि बानी पीटीआई का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान किया है। ज़ाहिर है लाहौर जलसे से पहले भी 5 दफ़ा ये मुलतवी हुआ, मनसूख हुआ, इजाज़त के मसले थे। आपको लगता है रावलपिंडी और मियांवाली के जो जलसे हैं ये करने में तहरीक इंसाफ को मुश्किलात नहीं होंगी? देखिए, पहली तो बात यह है कि इरमला जलसा करना एक सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक होता है। यानी मैं इनसे पूछता हूं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये जब भी आपको याद होगा इस्लामाबाद के में आए, एहतजाज के लिए आए, जलसों के लिए आए, कभी इमरान खान साहब की हुकूमत में ना पकड़ दकड़ की गई, ना कंटेनर लगा के रास्तों में रुकावटें खड़ी की गई, बल्कि खुले दिल जो एक अपोजिशन जमातों का हक है, आईनी जमहूरी हक है, वो इन्हें कभी रोक टोक नहीं थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। इन्होंने जीटी रोड के ऊपर भी एहतजाज किए, रैलियां की। लिहाजा जलसा करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है, तो इन्हें प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने की इजाजत देते? जबकि आज तो हमारे लीडर इमरान खान साहब वो खुद भी जलसागाह में मौजूद नहीं होते, वो तो अडियाला जेल में बंद है और उसके बावजूद जो है ये इतने खौफजद हैं, इनकी कांपे टांग रही हैं। जब भी तहरीक इंसाफ जलसे के लिए जो है वो एप्लीकेशन देती है, इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, इनको रात को नींद ही नहीं आती, सही रात ये जागते रहते हैं इस फिक्र में कि तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए आ गई है। और फिर जलसे के बाद जिस तरह के ये प्रोपेगेंडे शुरू कर देते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, कभी कहते हैं ये यहूदी लॉबी का एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है, जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं जी इमरान खान बहुत ही बुनियाद परस्त मुसलमान है, और जब पाकिस्तान आते हैं तो कहते हैं जी इमरान खान जो है वो यहूदी है
वो इसराइल अभी, ये तो मैं आपको बताऊं, ये पागल हो चुके हैं। इमरान खान फोबिया हो चुका है इनको। हुकूमत पूरी जो है वो इमरान खान का नाम सुनकर उनकी कांपे टांग जाती हैं, रातों को नींद नहीं आती। अहमकाना और पागलाना हरकतें कर रही है ये हुकूमत इमरान खान के खौफ से। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। उमर डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उनके मुताबिक रावलपिंडी और जो जलसा 28 सितंबर को बानी PTI ने ऐलान किया है, उनका जमहूरी हक है, उन्हें दिया जाना चाहिए ये जलसा। इस हवाले से हम मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इन मेडल्स के लिए, कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके, ओवरसीज़ में रह के भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी कंट्रीज़ में जाके, आउट ऑफ द वे जाके एक अचीवमेंट हासिल करना ऑब्वियसली सबके लिए बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए इट्स अ प्राउड फीलिंग। डेफिनेटली। अच्छा नुमैर, थोड़ा सा मुझे इस चैम्पियनशिप या जो प्रोफेशनल लीग है इसके हवाले से बताएं। इसमें कितनी टीम्स या कितने ममालिक के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और आपकी जो कैटेगरी थी उस हवाले से भी बताइएगा। ये बेसिकली USA में काफ़ी सारी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग लीग्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चलती हैं। ये इस लीग का नाम है मसल USA प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग लीग, और इसमें काफ़ी कंट्रीज़ ने, एशियन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ईरान, इंडिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और पाकिस्तान से सिर्फ मैं अकेला रिप्रेजेंट कर रहा था। तो और भी काफ़ी कंट्रीज़ थे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और मेरी कैटेगरी थी वेट कैटेगरी एंड नोविस कैटेगरी कहलाती है ये। इसमें मैंने 70 to 75 वेट पे 3 कैटेगरीज में प्ले किया था, विच इज़ मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक एंड बॉडी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जाहिर है ये वो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिनको फिटनेस का शौक़ होता है, ये क्रेज़ सिर्फ 1-2 दिन में नहीं होता, ये आपका विद टाइम या फॉर लाइफ होता है। या तो आपको शौक़ होता है या आपको नहीं होता। तो आपका ये जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग कैसे डेवलप हुआ? एक्चुअली मेरी फिटनेस का शौक़ तो काफ़ी टाइम से था, फिट रहने का। एक्चुअली ये मेरा इनहेरिटेड है। मेरे फादर जो थे वो पाकिस्तान में ज़िला चकवाल में कबड्डी के चैम्पियन रह चुके हैं, और हाँ जी, तो ये इनहेरिटेड था। तो मैंने 5 साल पहले तकरीबन ये अपनी फ़िटनेस स्टार्ट की थी। उस वक्त मेरा इतना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग की तरफ वो नहीं था, लेकिन मैंने फिर एक जो मेरे कोच हैं, जो मेरे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, मेरे कोच हैं वकास सलीम, वो पाकिस्तान के मिस्टर पाकिस्तान भी रह चुकी हैं, याहिया क्लासिक भी जीत चुके हैं। जब मैंने उनको ज्वाइन किया, और फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की तरफ लेके आए, बॉडी बिल्डिंग की तरफ। उन्होंने मुझे नॉलेज दी, और द होल पीरियड इज़ लाइक अराउंड 5 years लगे मुझे इस चीज़ के लिए तैयारी करने के लिए। और जैसे ही मैं इसके लिए तैयार हुआ तो मैंने एक अटेम्प्ट किया, एक इंटरनेशनल अटेम्प्ट कर दिया डायरेक्ट। मैंने कोई लोकल शो नहीं खेले, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत दी वहाँ पे जाकर। That's amazing। अभी आपने जीत के आए हैं नुमैर, अभी आपने एक टर्म यूज़ की, नॉलेज। जब आप किसी स्पोर्ट में आते हैं तो उसके हवाले से आपको नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर नॉलेज, मुझे लगता है आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए आपकी बॉडी की या ओवरऑल भी। तो आप मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि जो लोग फिटनेस को लेकर या बॉडी बिल्डिंग को लेकर इंटरेस्टेड हैं, उनको उसकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि एक जनरल फिटनेस तो हर एक इंसान के लिए आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली एक एथलीट बनना है, एक बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने जेनेटिक्स पता होने चाहिए, आपको अपनी बॉडी कैसे परफॉर्म करती है उसका पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपके पास एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कोच होना चाहिए, जो आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करे, जो आपकी जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करे, जो आपके टाइम टू टाइम आपके मेडिकल टेस्ट करवाता रहे, आपकी बॉडी के रिस्पॉन्सेज देखता रहे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैसे फिटनेस हर किसी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ एक एथलीट बनना है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी जेनेटिक्स पता होनी चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर आपने देखा भी होगा, क्योंकि आप अपने कोच के हवाले से भी बता रहे थे, बॉडी बिल्डिंग को लेकर क्या स्कोप है? यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हैं या इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोग आना चाहते हैं इसमें? एक्चुअली पाकिस्तान में काफ़ी शोज़ वगैरह नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता चला है, क्योंकि बिकॉज मैं आई एम ओवरसीज़ में ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं रहा, मेरी पूरी लाइफ यहाँ पे गुजरी है, तो लेकिन जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें यही है कि काफ़ी इशू होता है इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप्स के लिए और इंटरनेशनल शोज़ पे जाने के लिए। लोकल लेवल पे शोज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज शोज़ होते हैं जिनमें टाइटल्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बॉडी बिल्डर्स को, बिकॉज आपको पता है बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट एन ईजी फील्ड। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डाइट, न्यूट्रिशन, हर चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा स्ट्रगल है बॉडी बिल्डर्स के लिए, लेकिन जिस तरह मैंने किया है आउट ऑफ द वे जाके सेल्फ फाइनेंस पे विदाउट एनी स्पॉन्सर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अपने फाइनेंसेस पे, तो इसी तरह अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ वेरी गुड सपोर्ट इन दिस फील्ड। ठीक हो गया। अभी आपने डिसिप्लिन और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं इनका जिक्र किया, आपकी रूटीन कितनी डिसिप्लिन्ड है? क्या आपकी डाइट होती है? जाहिर है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती होगी, लेकिन एक इन जेनेरिक आप किस तरह से अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं? मेरी लाइफ एक रूटीन पे चलती है। इट्स बिकॉज ऑफ मैं जॉब भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी हैं यहाँ पे, मेरी फैमिली है, तो बिकॉज देयर इज़ अ टाइम रूटीन, देयर इज़ अ टाइम टेबल। हर टाइम पे जो भी मेरे कोच न्यूट्रिशनिस्ट जो भी हैं वो मुझे मील्स कहते हैं, तो वेदर आई एम बिजी और नॉट, मुझे वो मील्स खाने ही हैं। जितना मुझे क्वांटिटी बोला गया है वो खाना ही है। उसमें कोई वो चांस नहीं है कि मैं कोई मील मिस करूं, बिकॉज अगर कोई मेरा मील मिस हो जाता है दैट कैन अफेक्ट वेरी डिफरेंटली माय रिजल्ट्स। तो इसीलिए टाइम टेबल, डिसिप्लिन, जितना मील बोला गया है उतना मील खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हम बहुत एक खूबसूरत सी वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपके बेटे आपका वेलकम कर रहे हैं, आई गेस इस हवाले से बताएं कैसी फीलिंग थी, और आपके बच्चे जो है आपको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं? बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे माशाल्लाह, मैंने इनको अपने साथ, मेरी वाइफ जो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है, और जिसने मेरे मील तैयार किए हैं, बगैर मील्स के कुछ नहीं होता। ये बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आपको आधे से ज़्यादा क्रेडिट उनको देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब 50% मेरा क्रेडिट जो है वो मेरे कोच को है, और 50% जो है वो मेरी वाइफ को है, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया मेरे मील्स वगैरह बनाने के लिए। मेरे बच्चों की जहाँ तक बात है, माशाल्लाह ये बहुत इंस्पायर्ड हैं, एंड मैं अपनी फैमिली पूरी को लेके जाता हूँ जिम। मैं अपनी वाइफ को भी लेके जाता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी लेके जाता हूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो इस वक्त बॉक्सिंग सीख रहे हैं, एंड आई होप कि इंशाल्लाह मैं इनको बॉक्सिंग में या इस तरह मार्शल आर्ट्स वगैरह में आगे लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। और बड़ी अच्छी मज़ेदार ये फुटेज थी, और मैंने खुद भी, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि टीवी स्क्रीन पर इनके बच्चे इनका वेलकम करते हैं। अच्छा, वो बहुत सारे यंग लोग, बच्चे आपको देख रहे होंगे जो बॉडी बिल्डिंग को एज अ स्पोर्ट, एज अ प्रोफेशन इख्तियार करना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मैसेज देंगे हमारे प्लेटफॉर्म से उन्हें? मेरा मैसेज सारे बॉडी बिल्डर्स को जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं उनको यही है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। इसको मुझे 5 साल लगे हैं विद माई जॉब, विद माई स्ट्रगलिंग लाइफ इन ओवरसीज। मैंने ये चीज़ अचीव की है, लेकिन बहुत स्लोली एक अच्छे प्रोफेशनल कोच के साथ जिनका एक्सपीरियंस 10 से 15 साल था, एंड जो प्रीवियस जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, उनकी वजह से मैं ये चीज़ अचीव कर पाया हूँ। आजकल जो ये शॉर्टकट्स का सीन चल रहा है कि हम 2 महीने में, 3 महीने में ये कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी रिस्पॉन्ड जो नेचुरली रिस्पॉन्ड जो करती है वो आपका लॉन्ग प्रोसेस है। तो प्लीज़ किसी शॉर्टकट्स के लिए ना जाएं, एक प्रोफेशनल अच्छा प्रोफाइल वाला कोच हायर करें। अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी बॉडी पे। आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
और अगर आप नॉर्मल फिटनेस करना चाहते हैं देन यू कैन गो टू एनी कोच, एनी जिम, नो प्रॉब्लम। आप जाएं, फिटनेस करें, कार्डियो करें, वॉक वगैरह करें, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप एक अच्छा प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट कोच हायर करें, पैसे दें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है और उसका रिजल्ट ये मेडल्स हैं जो मुझे मिले हैं। ज़बरदस्त। और देयर आर नो शॉर्टकट्स, किसी भी चीज़ में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एक जर्नी या एक पाथ फॉलो करना ही होता है। आगे कौन सा कंपटीशन है नुमैर जिसमें आप पार्टिसिपेट करने का इरादा रखते हैं? एक्चुअली यहाँ पे दुबई में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, लेकिन मेरा प्लान यही है कि मैं नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ही कोई शोज़ वगैरह जो भी इंशाल्लाह आएंगे वो अटेम्प्ट करूँगा। अभी मेरा थोड़ा सा ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन विद इन कमिंग मंथ्स मेरा प्लान है कि मैं IFBB या NPC, ये सारे USA के इंटरनेशनल लेवल के, प्रो लेवल के शोज़ हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरा जो ये शो था, एक नोविस कैटेगरी जो होती है, एक बिगिनर्स की कैटेगरी होती है, उस पर मैंने जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे मेरा प्लान है कि मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को मेंटेन करूँगा और साथ साथ ऑब्वियसली अपनी लाइफ, जॉब, बच्चे सब है वो भी देखेंगे। ज़बरदस्त। तो ये जो एक इवेंट या लीग आप खेलते हैं, इसकी तैयारी कितना पहले आप स्टार्ट करते हैं नुमैर? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द कोच अगेन, कि वो आपको किस तरह लेके चलता है। इट्स ऑल अ प्लान ये होता है कि अगर हमने 6 महीने नहीं करना हमने कोई शो, तो फिर हम 6 महीने ऑफ सीजन एक अच्छी मेंटेन बॉडी ट्रेन करते रहते हैं। लेकिन अगर हमने कोई शो प्लान कर लिया है तो फिर उसकी तैयारी कम से कम 2 महीने, 1 महीना पहले स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच नुमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुमैर इमदाद हमारे साथ मौजूद थे जी। मसल USA वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल लीग में इन्होंने मेडल्स जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल। और ये ओवरसी पाकिस्तानी है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी फैमिली को ही अपना सपोर्ट सिस्टम कह रहे हैं, जाहिर है। और इनके आगे जो प्लान, उसके हवाले से भी हमने बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल पार्किंग का आगाज़ कर दिया गया है और वफाकी दारुल हुकूमत की जहां हम बात कर रहे हैं, पार्किंग का इशू नहीं होगा। आपको पता है दुनिया भर में डिजिटल पार्किंग का कॉन्सेप्ट है, अब इस्लामाबाद में भी मुफ्त डिजिटल पार्किंग का सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए हमारे साथ जो तफसीलात बताने के लिए मौजूद हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ नासिर भट्ट साहब। जी बताइएगा। शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और सुबह कोशिश ये होती है कि अच्छी अच्छी जो खबरें हैं वो शहरियों के लिए निकाली जाएं और उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा भी हो रहा है। और इस वक्त इस्लामाबाद में CDA की जानिब से इंतहाई खूबसूरत जो कॉन्सेप्ट है वो मुतारफ़ करवाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर स्मार्ट जो पार्किंग है उसका जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है। मेरे साथ जो मेंबर IT हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या विज़न है। सर शुक्रिया। तो सबसे पहले आप बात कर रहे हैं सर, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या अप्रोच थी, क्या सोच थी और अब तक कितनी जगहों पर ये लॉन्च किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए और ये हमारा जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर हम ज़रूर चाहेंगे कि हम इस्लामाबाद की जितने भी सिटीज़न्स हैं और इस्लामाबाद की जितनी भी आवाम है उसको हम इसके बारे में बताएं। कॉन्सेप्ट ये है कि इस्लामाबाद में आपको पता है जैसे पूरे पाकिस्तान के शहर हैं, इस तरह इस्लामाबाद भी आबादी के लिहाज से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे गाड़ियों की तादाद भी जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कंजेशन का इशू है, ट्रैफिक चैलेंजेस का इशू है। उसके अलावा हमारे माहौल पे भी बड़ा एक स्ट्रेस आ रहा है गाड़ियों का। तो जितने भी आप एडवांस मुल्क देखें वहाँ पर शहरों में जो है पार्किंग हमेशा जो है पेड पार्किंग होती है और उसमें उन्होंने मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस कराया होता है ताकि लोग जो हैं जब कहीं पर आएँ कमर्शियल एरिया में तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी करें जब तो वो पार्किंग के लिए पैसे भी दें और वो जो पार्किंग के पैसे कलेक्ट होते हैं उससे जो है उस एरिया या उस मराकज़ को जो है अपलिफ्ट किया जाता है।
हमारा भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो है CDA में हमने इस कॉन्सेप्ट को लेके फरवरी में काम करना शुरू किया, पर हमने पास के जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे लर्न करने के बाद हमने ये फोकस किया है कि इस दफ़ा जो हमारा सिस्टम हो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जिसमें जो है कैशलेस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है आप पार्किंग सर्विस अवेल कर सकें और आपको जो है कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो इस चीज़ को करने के लिए जो है हमने पहली साइट जो है इस्लामाबाद में G8 में लॉन्च कर दी है। यहाँ पर आवाम की आगाही के लिए हमने नेक्स्ट 10 दिनों के लिए साइट फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है ताकि लोगों को हम सेंसिटाइज़ कर सकें कि पार्किंग किस तरह है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर ये पार्किंग है। जैसी गाड़ी यहाँ पर आएगी कैमरा आपकी नंबर प्लेट को स्कैन करेगा, यहाँ से आपका टिकट निकलेगा। मान साहब मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा आप अगर हमारे देखने वालों को बता सकें ये जो फीचर है इसका मकसद क्या होगा, स्कैन जो QR कोड है वो किस तरह से ऑपरेट होगा, टिकट कौन लेगा, किस तरह होगा? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो इमीडिएटली आपकी गाड़ी जो है ये कैमरा आपको सामने नज़र आ रहा है, इस कैमरा से आपकी नंबर प्लेट स्कैन होगी और स्कैन होने के बाद जो है आपकी गाड़ी का नंबर और आपको जो है मशीन वेलकम का मैसेज करेगी और यहाँ पर आपका जो है टिकट का बटन ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका टिकट नंबर जिस पे आपके गाड़ी का नंबर और साथ में जिस टाइम पे आप पार्किंग लॉट में एंटर हुए वो आपको नज़र आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर होंगे अगले स्टेप में हमारा जो है सिस्टम आपको ये भी बताएगा कि पार्किंग लॉट के अंदर कौन सा पर्टिकुलर बे जो है वो इस टाइम पे खाली है जहाँ पर आप जो है जाके पार्किंग कर सके ताकि आपको पार्किंग के लिए ढूंढना ना पड़े। तो जैसे ही आप पार्किंग में अंदर होंगे वहाँ पर आके आप अपनी जगह बे में पार्किंग करेंगे। आप जब पार्किंग कर लेंगे उसके बाद जब आप एग्ज़िट करना चाहेंगे तो वो हम आपको अभी आगे जाके वो सिस्टम दिखाते हैं कि हमारा एग्ज़िट का सिस्टम किस तरह है। मान साहब आपसे मैं दोबारा बात करूंगा, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि बड़ा महंगा सिस्टम है। ज़ाहिर है हाई टेक जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। पैसे कितने लगे हैं इस प्रोजेक्ट पर? मेंबर फाइनेंस हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आप बात कर रहे हैं। सर बज़ाहिर लग रहा है कि करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट है और CDA ने काफ़ी ज़्यादा फंड लगा दिए इस पर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अप्राइज़ कर देता हूँ कि इसमें CDA का कोई एक्सपेंडिचर नहीं आया और हमारा ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट था जिसमें हमने एक कंपनी को थ्रू कम्पिटिटिव प्रोसेस हायर किया और फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट वही कंपनी कर रही है। सारे का सारा सिस्टम इंस्टॉल्ड बाय दैट कंपनी है। वो आपने देख ही लिया होगा। आपको कि सरकारी ख़जाने से अभी तक कुछ नहीं गया? जी कुछ नहीं गया, बल्कि ये इस तरह से होगा कि इस्लामाबाद की 8 से 10 जो पार्किंग लॉट्स इनिशियली हम डेवलप करेंगे उसमें सारे का सारा सिस्टम ये डिप्लॉय करेंगे और हमारे साथ रेवेन्यू शेयर करेंगे जिसमें CDA का 1 रुपया भी नहीं लगेगा और हमारा एक सर्टन परसेंटेज तय हुई हुई है इनसे जिसमें एक सर्टन परसेंटेज शेयर रखेंगे और बाकी रेवेन्यू हमें आएगा। और इनिशियली जो हमने 8 से 10 पार्किंग लॉट्स की एक प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक 300 मिलियन प्लस का इसमें पोटेंशियल है पार्किंग से जो रेवेन्यू आएगा। और चेयरमैन CDA के विजन के मुताबिक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेल्फ सस्टेनेबल करने के लिए इकनॉमिकली, क्योंकि प्रीवियसली हमारी रिलायंस ऑक्शन पे थी, चेयरमैन की डायरेक्शंस के मुताबिक हमने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेल्फ सस्टेनेबल करना है और उसके लिए ये इनिशिएटिव एक मैं समझता हूँ कि बड़ा प्राइम इनिशिएटिव है जिससे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेवेन्यू में एक कंसिडरेबल इंक्रीज़ आएगी और हम हमारे जो उस पैसे से ना सिर्फ हम उन मराकज़ को और जहाँ से वो हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसको अपलिफ्ट करेंगे बल्कि उस पैसे को इस्लामाबाद की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी स्पेंड करेंगे। शहरियों के लिए सहूलत भी है और अवामी जो ख़जाना है, जो हुकूमती ख़जाना है उसमें भी इजाफा होगा। नुमान साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, अगर आप हमें जो एग्ज़िट पॉइंट है उसमें हम जाना चाहेंगे और अपने नाज़रीन को हम बताएँगे कि ये जो स्मार्ट पार्किंग का कॉन्सेप्ट है पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये इनिशिएटिव है और कहा यह जा रहा है कि ये 10 रोज़ के लिए तो अवाम नास को चूँकि अवेयरनेस भी दी जा रही है किस तरह से, चूँकि डिजिटली यहाँ पर तमाम तर जो मामलात हैं उनको चलाया जा रहा है, किस तरह से मामलात यहाँ पर चलाए जाएंगे अवाम नास को इस हवाले से अवेयरनेस के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 10 दिन के लिए रखा गया है। लेकिन उसके बाद सर कितने पैसे जो हैं वो चार्ज किए जाएंगे? महंगा ज़ाहिर है, जिस तरह हमने देखा कि अवाम के लिए आसानी है अंदर आने में भी बाहर जाने में भी, तो बाज़ाहिर लग रहा है कि काफ़ी महंगा होने जा रहा है। नहीं जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो हमारे ऑलरेडी रेट्स नोटिफाइड थे, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट में भी ये वाला मैकेनिज़्म था, बट वहाँ पे पहले एक मैनुअल पर्ची सिस्टम था जिसके थ्रू ये कलेक्शन होती थी और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो उस चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन यहाँ पे लगाया है जिसके ज़रिए तमाम स्मार्ट पार्किंग होगी और जो नोटिफाइड रेट्स हैं उसके ऊपर है। और अगर हम बाकी शहरों के अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमारे रेट्स जो पार्किंग के लगाए जा रहे हैं वो सबसे मुनासिब और कम तरीन रेट्स हैं।
अच्छा जी, हम जो है वो एंट्री पॉइंट से चलते हुए एग्ज़िट पॉइंट पर आ चुके हैं और अब देखना ये है कि एग्ज़िट पॉइंट में यानी जब कोई शहरी अपनी गाड़ी लेकर इस स्मार्ट पार्किंग में आएगा, वापस किस तरह से जाना है, वापसी पर कोई मुश्किलात हैं या खुदकार निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है। नुमान साहब, ये मशीन जो है इसकी मदद से वापसी आसानी होती है कैसे? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप एंट्री पे आए थे तो आपको ये एक पर्ची मिलेगी जिसके ऊपर आपका QR कोड भी है, आपकी गाड़ी का नंबर भी है और टाइम भी है जिस टाइम पे आप एंटर हुए हैं। तो जैसे ही आप एंटर हुए उसके बाद आपने जब अपना काम ख़त्म कर लिया और आप यहाँ से जाना चाहेंगे तो हमारी जो है यहाँ पर सेल्फ कियोस्क लगे हुए हैं, मशीन्स जिनके ऊपर जाके आप जो अपने टिकट के पैसे के अगेंस्ट पेमेंट करनी है पार्किंग फ़ी की, वो आप कर सकेंगे। उसके लिए जो मैकेनिज़्म अवेलेबल है, नंबर 1 आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है तो आप जो है आप हमारी स्मार्ट ऐप है उसके ज़रिए आपने पहले से बैलेंस उसमें लोड कराया हुआ है, तो वो आप कोई भी बैंक की ऐप लेके, जो भी लीडिंग बैंक्स है तमाम की हमने सर्विसेज इसमें ऐप में डाली हुई हैं, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्ट ऐप ही नहीं है तो आप जो है हमारी मशीन पे जाएंगे, वहाँ पर आप जो है जैसे ही अपना ये स्कैन करेंगे बारकोड को, वो आपको बताएगा कितने पैसे आपने पेमेंट करनी है। उसके अगेंस्ट आप मशीन के अंदर पैसे जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो वो पैसे रिसीव करके आपको टिकट को वैलिडेट कर देगा, जो कि आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं है तो आप हमारे डिफरेंट रिटेल चैनल्स के ऊपर स्क्रैच कार्ड अवेलेबल है, जिसके ज़रिए जो है आप वो स्क्रैच कार्ड लेके पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक और सहूलत के लिए यहाँ पर जो है ई-टैक्स भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसमें ऐसे सारिफीन जो कि डेली उनका आना है, लॉन्ग स्टे पार्किंग लॉट्स पे करना है, बिकॉज़ मराकज़ है यहाँ पर, दफातर हैं जहाँ पे दफातर के लोग आते हैं, तो वो मंथली पैकेजेस, वीकली पैकेजेस, ये सारे मैकेनिज़्म भी जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उनके थ्रू वो ले सकते हैं और वो ई-टैग के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बता दें थोड़ा सा, खूबसूरती जो इस चीज़ की वो ये है कि आज हम G8 में खड़े हुए हैं, आपका जो ई-टैग या हमारी जो स्मार्ट ऐप है पूरे इस्लामाबाद की तमाम स्मार्ट पार्किंग पे अवेलेबल होगा। तो वन सोल्यूशन विच कॉम्प्लीमेंट्स एंटायर इस्लामाबाद जो है वो हमने मैकेनिज़्म किया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये बता दें, हमने देखा अक्सर शहरियों को ये शिकवा होता है कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके गए, वापस आए गाड़ी खड़ी नहीं थी, इसको कैसे देखा गया? जी बिल्कुल, देखें जैसे आपने स्टार्ट पे देखा है हमारा कैमरा है, जो कैमरा आपकी एंट्री के टाइम पे आपकी नंबर प्लेट को भी स्कैन कर रहा है, वो हमारी डेटाबेस में स्टोर हो रही है। टाइम ऑफ एंट्री आपकी जो है वो कर रहा है और पार्किंग लॉट में आने और पार्किंग लॉट में एग्ज़िट का एक फ़िक्स मखसूस रास्ता है। तो आप जिस रास्ते से एंटर हुए हैं वहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग और कैमरे के ज़रिए मॉनिटरिंग करके गाड़ी आपकी पार्क की जा रही है। उसके बाद जब आप एग्ज़िट भी करेंगे उस टाइम भी कैमरा और वो QR कोड आपको वैलिडेट कर रहा है कि बाकी जो नंबर प्लेट एंट्री के टाइम पे थी वही वाली आई है। उसके अलावा हमारे जितने भी मराकज़ हैं वहाँ पर हमारे AI बेस्ड कैमराज भी लगे हैं जो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मिसहैप या इस तरह का वाक़या ना हो। इसमें आखिरी ये कमेंट कर दें कि चूँकि बज़ाहिर ये लगता है कि मोटरवे पर जो बाकायदा तौर पर टोल प्लाजाज बनाए गए होते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर समहाउ फॉलो किया गया है, लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ मखसूस अफराद जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ इदारों के साथ होता है, मीडिया के साथ होता है, मुख्तलिफ कार्ड्स दिखाकर वो एग्जम्पशन लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ऐसी कोई एग्जम्पशन होगी या एक निज़ाम बना दिया गया? देखिए जी, हमारी कोशिश ये है कि जो निज़ाम है वो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए होना चाहिए। अगर पार्किंग लॉट है तो मैं एज अ सिटी एम्प्लॉई मैं भी पार्किंग के पैसे देने के बाद ही इस लॉट में एंटर हूँगा और पेमेंट करने के बाद जाऊँगा। तो तमाम लोगों के लिए हमने ये किया है। सिर्फ जो एग्जेम्पशन क्रिएट की गई है वो इमरजेंसी व्हीकल, जिसमें आपकी फ़ायर एम्बुलेंस, फायर व्हीकल होगी, एम्बुलेंस होगी, इस तरह की जो इमरजेंसी रिस्पांस जो पूरी दुनिया में होता है उनको रोका जाता है। उसके अलावा तमाम जो व्हीकल्स हैं वो करेंगे। सेकंड जो चीज़ है वो ट्रांसपेरेंसी है, बिकॉज़ यहाँ पर जो है आपने जैसे यहाँ पर स्टार्ट से लेके एंड तक देखा है कंप्लीट मशीन बेस्ड सिस्टम है, उसमें कोई इंसानी या ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। तो कोई मैकेनिज़्म ऐसा है ही नहीं जिसमें कोई मैं एक्सेप्शन क्रिएट करके किसी को जो है अलाउ भी करना चाहूँ वो नहीं कर सकूँगा, क्योंकि हमारा जो मशीन बेस्ड सिस्टम है वो अलाउ नहीं करेगा, अलाउ नहीं जी करेगा। और ये स्मार्ट पार्किंग है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी भी इदारे की जानिब से इतना खूबसूरत जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है, जिसके तहत शहरियों को सहूलियात भी दी जाएंगी और जो हुकूमती ख़जाना है उसमें भी इजाफा होगा। और नुमान साहब जो कि मेंबर CDA हैं वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि किसी भी शहरी को, किसी भी इदारे के एम्प्लॉय को एक्सम्पशन यहाँ पर नहीं होगी, आना होगा,
पार्किंग की सहूलत होगी, लेकिन जो भी आपकी फ़ी होगी वो अदा करनी होगी। लेकिन जो एमरजेंसी व्हीकल्स होंगी जिसमें फायर फाइटर्स शामिल हैं, इसके साथ साथ एम्बुलेंसेज शामिल हैं, उनको यहाँ पर सहूलत दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो निज़ाम है वो ना सिर्फ G8 मरकज़ से बल्कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है शिफ्ट किया जाएगा और आइंदा चंद रोज़ में मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह की जो स्मार्ट पार्किंग है उसको मुतारफ़ करवाया जाएगा, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि इस मंसूबे को पाकिस्तान भर में जो है बढ़ाया जा सकता है। और अगर ये कामयाब इस्लामाबाद में होता है तो दीगर शहरों में भी, खुसूसन लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा में हम देखते हैं कि गाड़ियों की काफ़ी खपत होती है। वहाँ पर इस मंसूबे के तहत काफ़ी ज़्यादा शहरों के लिए जो सहूलियात हैं वो पैदा की जा सकती हैं। जी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उमेरा, मुझे ये बताएं आप कब से इस्लामाबाद पुलिस के साथ काम कर रही हैं, कितना टाइम हो गया, और फिर मैं आपके मैराथन्स के शौक़ पे भी बात करती हूँ। मैंने 2019 में इस्लामाबाद पुलिस ज्वाइन की थी एज अ कांस्टेबल, और उसके बाद ही फिर मैंने कमांडो कोर्स किया है ATS, और एज अ कमांडो ऑफिसर सर्व भी करी थी साथ साथ। ज़बरदस्त। तो ये मैराथन्स और एथलीट बनने का शौक़ या प्रॉपर्ली स्पोर्ट्स के अंदर आने का, ये आपको पुलिस ज्वाइन करने से पहले का था या बाद में शौक़ हुआ? ये शौक़ मेरा बचपन से था, पैशन था स्पोर्ट्स में। मैं खेलती भी थी नेशनल बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक, और जो नेशनल लेवल पे मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है ये मैंने पुलिस ज्वाइन करने के बाद। मुझे अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है जिसमें मैंने ये तमाम नेशनल पाकिस्तान की जो भी रेसेस होती हैं, चाहे वो मैराथन है, हाफ़ मैराथन है, अल्ट्रा मैराथन है, सारी रेसेस में पार्टिसिपेट किया है। अब तक आप किन मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, चाहे मकामी बात करें या इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें, वो भी मेंशन करें, और अपने मेडल्स का भी जिक्र करें, जिसमें मैं अभी देख रही थी गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, सारे मेडल्स आप जीती हुई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैंने पुलिस में अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ अपने पैशन को कंटिन्यू रखते हुए पाकिस्तान के तमाम नेशनल लेवल पे होने वाली रेसेस में पार्टिसिपेट करके मेडल ही नहीं जीता, पोजीशन होल्डर रही हूँ हमेशा से, चाहे वो इस्लामाबाद में हो रही हैं, पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। और अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन रेस में भी मैंने पार्टिसिपेट किया जिसमें गोल्ड मेडल जीता है, और मैं अनबीटेबल वहाँ चैम्पियन रही हूँ। और इसके अलावा मैंने जो है नेशनल चैम्पियनशिप आर्मी सेंटर में खेली है, और तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ ही हमारा कंपटीशन होता है, जो एथलेटिक्स की प्रॉपर टीम होती है, नेशनल टीम्स होती हैं। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं, खेलते हुए अब मुझे ये बताएं आपके डिपार्टमेंट से आपको कितनी सपोर्ट मिली है अब तक, क्योंकि जाहिर है पुलिस के अंदर आपकी वैसे भी फिटनेस बड़ी अच्छी होनी चाहिए और आपकी जाहिर होगी तभी आप इस डिपार्टमेंट का हिस्सा भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस स्पोर्ट के लिए, अपने इस पैशन को परस्यू करने के लिए आपके सीनियर्स की, आपके डिपार्टमेंट की कितनी सपोर्ट है? डिपार्टमेंट की सपोर्ट अगर ना होती तो शायद मैं अपने पैशन को इस तरह कंटिन्यू ना कर सकती। मुझे अभी रिसेंटली IG साहब ने जो फैज़ाबाद जब मैं इंटरनेशनल मैराथन गोल्ड मेडल जीतने के बाद पहुंची हूँ, इस्लामाबाद पुलिस ने मुझे रिसीव किया फैज़ाबाद से, और बैंड के साथ मुझे IG ऑफिस में वेलकम किया है। मेरी मदर भी साथ थी, और उन्होंने मुझे मेरे लिए एक स्पेशल मेडल बनवाया है, 2 लाख कैश प्राइज़ IG साहब ने दिया है, स्पेशल शूज़ मेरे लिए मंगवाएं जो इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन रनर पहनते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको पूरी प्रॉपर सपोर्ट है, और ये फुटेज भी हम देख रहे हैं जिसमें आपको वेलकम किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब पुलिस के अंदर आप होते हैं, ज़ाहिर आपकी ड्यूटी है, आपने उसको भी सर अंजाम देने हैं और बैलेंस भी रखना है, वर्क लाइफ और अपनी जो ये प्रोफेशनली आपका जो पैशन है, कैसे मैनेज करती हैं, बैलेंस कैसे रखती हैं? ये स्टार्ट में तो बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए, तो बस पैशन था, अपने अंदर एक ख्वाब देखती थी कि मैं पाकिस्तान के नेशनल और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए खेलूँगी। तो वो पैशन लेके मैं जब चली हूँ और फिर मैंने पार्टिसिपेशन की है, और जब मैं जीतने लगी हूँ तो उसके बाद मुझे और मोटिवेशन मिल गई, फैमिली सपोर्ट भी थी,
फिर डिपार्टमेंट में जब पता चला कि मैं इस तरह से नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट फ़ीमेल हूँ जिसने 3 पाकिस्तान के नाम नेशनल रिकॉर्ड किया अल्ट्रा मैराथन रेस में, तो फिर डिपार्टमेंट से पूरी फैसिलिटेशन मुझे दी गई है। स्पोर्ट्स किट, चाहे उसमें वाटर बॉटल है, स्पोर्ट बैग है, ईच एंड फर्स्ट एड बॉक्स है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे DIG हेडक्वार्टर उन्होंने मुझे हर तरह से फैसिलिटेट किया है। तो फिर मेरे लिए और इजी हो गया कि मैं अपने आप को एज ए एथलीट पूरे नेशनल लेवल पे नहीं, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मेडल लाऊंगी। इंशाल्लाह। क्या प्लान है आपका, मुझे बताएं उमेरा, आगे कौन से कॉम्पिटिशन्स में या मैराथन में आप पार्टिसिपेट करने का सोच रही हैं? अभी तो जो अपकमिंग है मेरा 19 अक्टूबर को पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हुई है, एक बैकयार्ड अल्ट्रा रेस होती है जो पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है और हर कंट्री के जो 15 लोग सेलेक्ट हुए होते हैं और उनमें से जो विनर होता है वो ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाता है हर कंट्री में से। तो वो 19 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में हो रही है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। 15 हम लोग टोटल जो मेंबर हैं बैकयार्ड अल्ट्रा में हिस्सा लिया है, जिन्होंने जो सिलेक्ट हुए हैं इस जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो वो खेल रही हूँ। उसके बाद नेशनल है, उसके बाद कराची मैराथन आ रही है, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मुझे चांस मिलेगा और मैं वहाँ पे जाऊँगी, पार्टिसिपेट भी करूँगी। और मैं तो चाहती हूँ पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे भी अल्ट्रा मैराथन रेसेस हूँ, मैराथन रेसेस हूँ, और वहाँ पार्टिसिपेट करूँ, वहाँ जाऊँ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का रेस फ्लैग जो है वो मैं आसानी से रेस कर सकूं। इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी और जिस तरह से आप मेहनत कर रही हैं, आपका डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली ये सब होगा। मुझे ये बताएं, जाहिर है आपके इर्द गिर्द और भी आपकी कॉलीग्स होंगी जो पुलिस के अंदर होंगी, आपको देखती हैं, कितनी ख़वातीन को आप अभी तक मोटिवेट कर पाई हैं रेस को लेके? ज़ाहिर है ये फ़िटनेस का काम भी है, जब आप मैराथन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी फ़िटनेस भी इम्प्रूव होती है और आपको ओवरऑल फिज़िकली आप फिट होते हैं, तो कितना आप मोटिवेट करती हैं अपनी कॉलीग्स को? बिल्कुल, जो है पुलिस में हमारी वैसे भी फ़िटनेस जो है वो हमारी कोर्सेज चलते रहते हैं साथ साथ, लेकिन जिन भी लोगों ने मेरी रेसेस देखी हैं, मुझे लाइव देखा है या भागते हुए देखा है, वो लोग मुझसे पूछते हैं, कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की या सिविल गर्ल्स भी हैं जो वुमेंस हैं, हर तरह से मुझे जहाँ कोई जानता है या देखता है तो वो कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं और फिर मैं उन्हें बताती हूँ, मोटिवेट करती हूँ अपनी तरह से। चाहे वो अगर गेम्स में नहीं आना चाह रही तो वो अपने आप को फ़िट करने के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ किया करें, घर पे अपने बच्चों के साथ किया करें। ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी भी है जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाती है और आपकी हेल्थ, मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ को भी मेंटेन करती है। तो जो हैं यंग गर्ल्स हैं वो बिल्कुल अगर स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं तो वो ज़रूर अपनी पहचान, अपना नाम, अपना मुकाम बना सकती हैं अगर वो मेहनत करें तो। डेफिनेटली। अच्छा उमेरा, जब आप भाग रहे होते हो रनिंग, तो आपका स्टेमिना विद टाइम बिल्ड होता है, आपकी क्या रूटीन है? ज़ाहिर है आपकी जॉब के साथ आप अपनी रूटीन में कैसे करती हो कि आपकी फ़िटनेस अच्छी रहे, आपका स्टेमिना बिल्ड हो? क्योंकि ज़ाहिर है मैराथन्स को छोटी रेसेस नहीं होती हैं, आपको इसमें प्रॉपरली भागना होता है और फिर ज़ाहिर है हर एक का टेम्परामेंट बड़ा मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ उठ के और उसके बाद मैं वॉक करती हूँ थोड़ा टाइम, फिर उसके बाद मैं अपनी रनिंग जो भी मेरी होती है प्रॉपर एक वीक का शेड्यूल बनाया होता है और उसके मुताबिक मैं जो अपनी जो भी ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी की तैयारी करती हूँ और फिर शाम के टाइम फिर मैं एक लॉन्ग रन करती हूँ जब मैराथन रेसेस मैंने पार्टिसिपेट करना होता है। और जो शॉर्ट रेसेस होती हैं उनके लिए मैं वीकली ट्रेनिंग करती हूँ जिसमें स्पीड के लिए वर्क करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो है वो मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स लेती हूँ, मैं ऑयली और ये जो फूड्स इस तरह के बिल्कुल भी नहीं, जंक फूड्स बिल्कुल नहीं लेती। तो जब आपका खाना खाने का दिल कर रहा होता है स्पाइसी या जंक फूड, तो आप क्या करती हैं? मुझे भी बताएं, मेरा अगर दिल कर रहा है तो मैं कैसे कंट्रोल करूं अब? जब पैशन होता है, कुछ अचीव करना होता है तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको दिल करता है कि आप स्पाइसी खाएं। लेकिन कभी कभार हो जाता है कि देख के फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ बंदा बैठा होता है तो फिर खा भी लेती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद आप ज़्यादा एक्सरसाइज करती होंगी ना, आप उन कैलोरीज को बर्न भी करती होंगी फिर?
बिल्कुल, अगर आप ले भी रहे हैं तो उसके साथ आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप जो ले हैं ये ब्लैक टी, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, लेमन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फैट्स बिल्कुल भी नहीं होते। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है, अपना ख्याल भी रखना पड़ता है। अच्छा उमेरा, मुझे ये बताएं आगे आपने क्या सोचा है? अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी ज़ाहिर है आपको सपोर्ट है, आप मैराथॉन्स में पार्टिसिपेट करें, आपने इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए गोल सेट किया हुआ है, अब उसके लिए अपनी मज़ीद फिटनेस पे काम करना है। क्या ऐसे गोल्स आपने सेट किए हैं अपने लिए? इंशाल्लाह मैं जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलनी चाहूँगी और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी और वहाँ पे भी अनबीटेबल चैम्पियन रहना चाहती हूँ, जो पूरी दुनिया के साथ मेरा चैम्पियनशिप खेलने जाऊँगी। और उसके बाद मैं वोमेंस के लिए काम करना चाहती हूँ पाकिस्तान की, चाहे वो डिपार्टमेंट में चाहे वो सिविल है, जो भी है उनको एम्पावर करना चाहती हूँ, चाहे वो फाइनेंशली उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, मैं उनको ट्रेनिंग, उनको मुझसे कोई गाइडलाइन चाहिए, उनको मेंटल जो है वो उनको ज़रूरत है कि उनको गाइडलाइन चाहिए, उनको स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, मैं उनके लिए इंशाल्लाह खुद एक मुकाम पे पहुंच जाऊँ तो ज़रूर ये वुमेन्स के लिए मैं काम करूँगी जहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, मेरा अगला सवाल मेरा आपकी ट्रेनिंग के हवाले से है, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ट्रेनिंग आप कहाँ पे करती हैं? ज़ाहिर है फैसिलिटीज़ का थोड़ा ना कहीं फुकदान होता है, आपको चले ये कि आपके पास जगह है, अवेलेबल है, आप कर लेती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बड़ा चैलेंज होता है कि वो कहाँ पे ट्रेनिंग करें, रनिंग कहाँ पे करें, उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपको जो चैलेंजेस रहे हैं उस हवाले से भी बताएँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है कि वुमेन स्पोर्ट्स में आती हैं वुमेन्स और मर्दों के साथ साथ वो compete करती हैं, फिर उनके कोच भी हैं वो भी मेल होते हैं, फिर ये सारी चीज़ें, और कुछ सोसाइटीज़ में बिल्कुल अलाउ नहीं होता वुमेन्स को घर से बाहर निकलना, या फिर उनके जो जितने भी ड्रीम्स वगैरह होते हैं वो इसी वजह से रह जाते हैं कि मेल कोच है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ ट्रेनिंग नहीं करना, वहाँ लड़के होते हैं, इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। लेकिन अगर फ़ीमेल कोच ही अवेलेबल हो और फैसिलिटीज़ भी इसी तरह, क्योंकि फ़ीमेल विदाउट किसी हेजिटेशन वो अपनी ट्रेनिंग को जो है वो कंप्लीट करें, ट्रेनिंग पे फोकस करें और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें, तो आई डोंट थिंक कि हर लड़की पाकिस्तान की चैम्पियन ही होगी। तो मैं इस तरह की मुश्किलात मुझे भी कुछ सामना करना पड़ी थी। स्टार्ट में फैमिली सपोर्ट थी और डिपार्टमेंट की भी सपोर्ट थी, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे बैठी हूँ, आप लोगों के साथ भी बैठी हुई हूँ। ज़बरदस्त, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है, चैलेंज होता है कि आप हमारे ऐसे एक इदारे का भी हिस्सा हैं और आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं। उमेरा, आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहें, किसी को कोई मैसेज देना चाहें, कोई ख़वातीन जो आपको देख रही है उनके हवाले से कुछ कहना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, कुछ भी कहें एंड में। थैंक यू, आपने मुझे ये चांस दिया है। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, DIG हेडक्वार्टर, IG साहब, बाकी जितने भी कोलीग्स हैं और मेरी फैमिली, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे जो बड़ी सपोर्ट मुझे मिली है वो तमाम मीडिया की तरफ से भी मिली है कि उन्होंने हर जगह पे जहाँ देखा है कि यह हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की फ़ीमेल रनर है और इसने रिकॉर्ड्स किए, तो हर बंदे ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, फीमेल्स या मेल जो भी हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको जगाएं, उसको बाहर लाएं और मेहनत करें। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप स्पोर्ट्स में आएँ, आप पुलिस में आएँ, आप आर्मी में जाएं, जो जहाँ जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप उस पर प्रॉपर अपने उस पैशन को लेके चलें और इंशाल्लाह एक दिन आपको वो डेस्टिनेशन आपको ज़रूर मिलेगी। और मुश्किल रास्ते हमेशा जो है खूबसूरत मंजिलों को ही जाते हैं। क्या खूबसूरत बात है कि मुश्किल रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिलों को जाते हैं। थैंक यू वेरी मच उमेरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका काम बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, आपने जो सोचा है आप उसको पूरा करें
और आप हमारा फ़ख्र हैं। आप जैसी ख़वातीन बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हैं जो अपने पैशन को भी परसू कर रही हैं, अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही हैं। उमेरा चौधरी जी इस्लामाबाद पुलिस से हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान की जो कह लें फ़ीमेल रनर भी हैं और मुख्तलिफ मेडल्स पाकिस्तान के नाम कर चुकी हैं। तो इनके लिए इनको सपोर्ट करना हम सबके, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका इदारा इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है और ये बहुत बहुत इंकरेजिंग होता है किसी भी फ़ीमेल के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए कि उसका इदारा उसको उसके पैशन को परसू करने में इनकरेज कर रहा है। तो इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी हैट्स ऑफ जी। आप लोग इसी तरह से अपनी ख़वातीन को जो के लिए इनकरेज करते रहे, प्रमोट करते रहें और इसी तरह से मुख्तलिफ खेलों में पार्टिसिपेट करती रहें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com